52 2 अप्रैल। समय रात के 2 बजे का। लाल किले के ऊपर फायरवर्क्स चलाए जा रहे थे। पूरा लाल किला रोशनी से चमक रहा था। सारे सैनिक शाही सेना की रॉयल यूनिफॉर्म में आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे घुड़सवार तलवार और शाही झंडा लेकर चल रहे थे। कंप्लीट रॉयल ग्लैमर के लग्जूरियस शो ऑफ के साथ सोने चांदी के तारों से एम्ब्रॉयडरी किए हुए कपड़ों और जेवरों से डेकोरेटेड हाथी, घोड़े, ऊंट इस जुलूस की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। इनके पीछे रॉयल गिफ्ट लिए लोग चल रहे थे। शहनाइयां, नक्कारे, मजीरे बज रहे थे। खूबसूरत बग्घी में सभी शहजादे सवार थे। उनके कपड़े हीरे मोतियों से जड़े थे। सड़कों पर छिड़काव हो रहा था। ये 11 साल के शहजादे जवाब बख्त की बारात थी। शहजादा जवाब बख्त याकूत और हीरे मोतियों के जेवर से सजा हुआ था। कमर में जड़ाऊ खंजर, मैग्निफिकेंट ड्रेस और प्राउड से भरे चेहरे पर उसका कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। दूल्हे के पीछे बादशाह जफर का हाथी चल रहा था। इस शानदार बारात का सारा अरेंजमेंट बेगम जीनत महल ने किया था। ऑथर बताते हैं कि दिल्ली वालों ने इससे पहले इतना शानदार जुलूस किसी भी शहजादे की शादी में नहीं देखा था। रॉयल किचन से आने वाले खाने की महक कमाल की थी। अपने बेटे जवां बख्त को बादशाह की गद्दी तक पहुंचाने के लिए जीनत महल ने कई जगह से कर्ज लेकर ये सारा अरेंजमेंट किया था। बारात में दिल्ली की फेमस डांसर्स का भी इंतजाम था। मुगलों के जमाने में ऐसे जुलूस अपनी हुकूमत का रौब दिखाने के लिए निकाले जाते थे। बादशाह शाह आलम के बाद मुगल हुकूमत पूरी तरह से खत्म होने के नजदीक आ चुकी थी। बादशाह जफर का पालम तक भी कब्जा नहीं था। उनकी हुकूमत सिर्फ लाल किले के अंदर तक ही थी। अंग्रेजों ने सर थॉमस मैडकॉफ को जफर पर नजर रखने के लिए भेजा था। उसकी इजाजत के बिना कोई भी व्यक्ति लाल किले के अंदर नहीं आ सकता था। लगान वसूली के लिए भी जफर को अंग्रेजों से इजाजत लेनी पड़ती थी। वो अपने खजाने से किसी को कोई गिफ्ट भी नहीं दे सकता था, न ही कोई गिफ्ट ले सकता था। हर जगह के लोग जफर को ही अपना बादशाह मानते थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने लोगों का कंपनी पर ट्रस्ट बढ़ाने के लिए लॉर्ड लेक को डायरेक्शन दिया कि वो बूढ़े बादशाह जफर के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करें। लेकिन जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपयों से जफर के दादा मुगल बादशाह शाह आलम का नाम हटा दिया गया और धीरे धीरे मुगल जागीरदारों ने उनके अधिकार और दूसरी फैसिलिटीज भी छीनना शुरू कर दिया। काफी सिफारिश के बाद जफर को शादी का जुलूस निकालने की इजाजत मिली, जिसका फायदा उठाकर जफर ने शाही जुलूस निकालकर अपनी रेप्यूटेशन को बचाने की कोशिश की। 1837 में जफर का निकाह एक दरबारी की खूबसूरत बेटी ताजमहल बेगम से हुआ। लेकिन 3 साल बाद ही 19 साल की जीनत महल पर उनका दिल आ गया। उन्हें बेगम बनाने के बावजूद जफर ने 4 शादियां और की। इनके अलावा उनकी कई कम उम्र इलीगल वाइफ्स भी थीं। जफर के 16 बेटे और 31 बेटियां थीं। अपने आखिरी बेटे मिर्जा शाह अब्बास के जन्म के समय वो 72 साल के थे। उम्र दराज जफर के लिए इन यंग इलीगल वाइव्स और लीगल रानियों को अपने कंट्रोल में रखने की बड़ी प्रॉब्लम थी। जफर के हरम में जीनत महल का हुक्म चलता था। वो सबका ध्यान भी रखती थी। जफर के शहजादों की पढ़ाई लिखाई, हुनर सीखने, कबूतरबाजी आदि करने के लिए खुली छूट थी। लेकिन पिछले बादशाहों के पोते पोती और नवासों के रूप में करीब 2000 गरीब शहजादे और शहजादियां किले में काफी गरीबी का जीवन जी रहे थे। उन्हें सलातीन कहा जाता था। उन्हें बाहर जाने की इजाजत भी नहीं थी। उन्होंने 1847 में जफर के खिलाफ बगावत की थी और अंग्रेजों को दी कंप्लेंट में इल्जाम लगाया था कि दिल्ली के बादशाह की वजह से हमारे हालात बहुत ही अपमान भरे हो गए हैं। वो अपने अफसरों और नौकरों की बात ही सुनते हैं और हमें अपमानित किया जाता है। हमारी हिफाजत की जाए। जिसके कारण अंग्रेजों ने जफर पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जिसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक था अपना वारिस चुनने का अधिकार न देना। उन्हें कहा गया था कि वो सिर्फ अपने बड़े पुत्र को वारिस चुन सकते हैं। 1849 में बुखार की वजह से उनका बड़ा बेटा मिर्जा दारा बख्त मारा गया। तब सभी लोगों को लग रहा था कि अब उनका दूसरा बेटा मिर्जा फखरू, जो एक लोकप्रिय शासक और इतिहासकार है, वली अहद यानी उत्तराधिकारी होगा। लेकिन जफर ने अपनी बीवी की मांग पर अपने 15वें बेटे जवां बख्त, जिसकी उम्र सिर्फ 8 वर्ष थी, अपना वली अहद बना दिया। ये खबर सुनकर फखरू गुस्से से पागल हो गए। बादशाह जफर ने मिर्जा फखरू का दरबार में आना बंद करा दिया और ऐलान करा दिया कि जो भी उनसे दोस्ती रखेगा वो जफर का दुश्मन माना जाएगा और फखरू के सभी अधिकार और मकान प्रॉपर्टी
उनके छोटे भाइयों को दे दी गई। जफर ने सोचा कि अगर जवां बख्त की शादी शानदार तरीके से होगी तो अंग्रेजों की नज़र में दूल्हे की इज्जत बढ़ जाएगी, वो उसका सम्मान करने पर मजबूर हो जाएंगे और उसको वली अहद बना देंगे। उन्होंने कर्ज लिया और पानी की तरह पैसा खर्च करके दिखावा करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा क्योंकि अंग्रेज अफसर मेटकॉफ इस शादी में शामिल नहीं हुए। सर थॉमस थियोसॉफिकल मेटकॉफ एक गंजे सिर वाले, इंटेलिजेंट और सीरियस आदमी थे। वो काफी दुबले पतले थे और उनकी आंखें नीली थीं। वो काफी अड़ियल माने जाते थे। पत्नी फेलिसिटी की मृत्यु हो जाने के कारण वो अकेले रहते थे। उनके 6 बच्चे इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल में थे। उनके फैशनेबल सूट नियमित रूप से लंदन से आते थे। वो हुक्का पीने के काफी शौकीन और बहुत पंक्चुअल थे। ठीक 10 बजे उनके नौकर लाइन लगा के खड़े हो जाते थे, जिनमें से एक उनके लिए कैप, दूसरा ग्लव्स, तीसरा हैंकी और चौथा गोल्डन हैंडल वाली छड़ी और एक फाइलों का बॉक्स लेकर खड़ा रहता। जफर के लिए उनके दिल में खास रिस्पेक्ट की जगह सिर्फ थोड़ी सिंपैथी थी। वो उसे मुगलों के आखिरी बादशाह के रूप में देखते थे। धीरे धीरे न चाहते हुए भी वो दिल्ली शहर पर मोहित हो गए। उन्होंने कहा था कि इस शहर में कुछ ऐसा जादू है कि कोई इससे दूर नहीं रह सकता। साउथ दिल्ली में उन्होंने एक बंगला बनाया था जो मेहरौली के एक ऑक्टेगोनल मुगल मकबरे के ऊपर था। ये बादशाह के गर्मी महल के मुकाबले में बनवाया गया था और इसका नाम रखा गया था दिलकुशा। मेटकॉफ भी जफर की तरह आर्ट के शौकीन थे। दिल्ली की खूबसूरती को कैद करने के लिए उन्होंने तस्वीरों की एक ऐसी एल्बम बनवाई थी जिसकी तस्वीरें बिल्कुल लाइव लगती थीं। भगवान भी कमाल करता है। मेटकॉफ और जफर की पसंद ही नहीं बल्कि फैमिली सिचुएशंस भी एक दूसरे से काफी मिलती थीं। दोनों की अपने बड़े बेटों से नहीं बनती थी। मेटकॉफ का बड़ा बेटा थियो मेटकॉफ उनके अपोजिट काफी सोशल, आउटवर्ड, अनकंट्रोल्ड और अनडिसिप्लिन्ड था। मेटकॉफ का रिश्ता बेटों के बदले अपनी बेटियों से ज्यादा बेहतर था। जब उनकी बेटी जर्जीना को एक स्कॉटिश आर्मी कमांडर एडवर्ड से मोहब्बत हो गई, जैसे ही मेटकॉफ को इसकी खबर हुई, उन्होंने बेटी पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए और उसे लेकर वहां से दूर मसूरी चले गए। वो एडवर्ड के लेटर्स अपनी बेटी तक नहीं पहुंचने देते थे, लेकिन वो बेटी का दुख देख नहीं सके और उसे वापस दिल्ली छोड़ आए। दूसरी तरफ दिल्ली धार्मिक बदलाव की ओर बढ़ रही थी। अगले एपिसोड में जानते हैं कि किस तरह ईसाई धर्म को फैलाने के लिए धार्मिक षड्यंत्र किए जा रहे थे।